दोस्तों, हर इंसान के साथ ऐसा कभी न कभी तो होता ही है। जिस चीज के बारे में वो नहीं सोचता, अक्सर वही चीज उसके साथ हो जाती है। आज की कहानी मेरे ही गांव की है। मेरा नाम अजीत अग्रवाल है और मैं अग्रवाल खानदान से बिलोंग करता हूँ। सन 2000 दौर की ये कहानी आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। उस घटना की एक एक परछाई मेरे दिमाग में किसी तस्वीर की तरह छपी हुई है। तो आइए जानते आखिर क्या हुआ था हमारे गांव में ऐसा, जिसे जानकर हर कोई डर से सहम उठता है। दोस्तों, हमारे गांव में हर शनिवार को एक मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन पिछले 4 शनिवार बीत गए थे पर अब तक गांव में कोई मीटिंग नहीं हुई थी। पर आज मुखिया ने सभी लोगों को मीटिंग में आने को बोला था। उसका कारण था हमारे गांव में एक दहशत का फैल जाना। दरअसल गांव के अंदर ये बात बहुत तेजी से फैल रही थी कि गांव के अंदर कोई हैवान घूम रहा है। यानी कि पिछले कई दिनों से हमारे गांव में छोटे बच्चों की मौत हुई थी। उसके पीछे उस भूत का हाथ माना गया। कहने को तो सभी लोग मीटिंग में पहुंच गए, लेकिन सभी लोगों को एक अजीब सा डर सता रहा था। काफी देर तक मीटिंग होने के बाद सभी लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब गांव के अंदर शाम 6 बजे के बाद किसी भी बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। मेरी उम्र उस समय 17 से 18 साल की थी, तो ऐसे में मेरे ऊपर भी ये प्रतिबंध लगा ही था। लेकिन मैं इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था और उसकी वजह थी मेरा शिक्षित होना और हर रोज अध्यापकों से इन चीज़ों के लिए अंधविश्वास मानना। इसलिए मैंने अपने गाँव के लोगों की बातों को इतना सीरियस नहीं लिया। मुझे लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास के चलते इन सब बातों को फैला रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई से पर्दा उठता है तब सारी चीज़ें जाहिर हो ही जाती हैं। उसी रात शनिवार की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास मैं ग्राउंड से घर लौटा। लेकिन मैं इतनी जल्दी भला घर पर कहाँ टिकने वाला था, इसलिए मेरे पापा के आने से पहले मैं वापस से गांव के लिए निकल गया, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ पीपल के पेड़ के पास बैठा करता था और हम वहीं पर गप्पे लड़ाया करते थे। लेकिन जब मैं आज वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर इंतज़ार करने के बाद भी वो लोग नहीं आए तो फिर मैं घर के लिए निकल जाऊंगा, और यही सोचकर मैं वहीं पर बैठ गया। लगभग आधा पौना घंटा बीतने के बाद भी जब वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा तो मैं घर के लिए जाने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र हमारे गांव के अंदर बने हुए कुएं के पास पड़ी। दरअसल जहां पर हमारे गांव में कुआं बनाया गया था उसके आजू बाजू में चबूतरा भी बनाया गया था। इस चबूतरे के ऊपर मुझे एक महिला नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो महिला इस गांव में नहीं हो। वो इधर उधर देख रही थी, मानो वो किसी की तलाश कर रही हो। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ भाई, क्या कर रहे हो वहाँ? जल्दी से अपने घर जा। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहाँ पर अपने गांव के साहिल भैया नज़र आ रहे थे। उन्हें वहाँ पर देखते मैं हैरान हो गया, क्योंकि अक्सर वो भी हमारे साथ बातों ही बातों में गप्पे लड़ाया करते थे। इसलिए मैंने उनसे कहा, अरे भैया, आज हमारे दोस्त लोग क्यों नहीं आए? अब मेरी बात सुनते उन्होंने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम आज मुखिया साहब ने गाँव में क्या बोला था कि 6 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। तभी मुझे याद आया कि आज की मीटिंग में ये निष्कर्ष निकला था कि कोई भी 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, खासकर जो छोटा बच्चा होगा। फिर क्या था, मैं भी तुरंत ही घर की तरफ चलने लगा। लेकिन तभी मुझे उस महिला का ख्याल आया। फिर जब मैंने वापस से पलटकर उस कुएं की तरफ देखा तो ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज जिस तरह से गांव के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, शायद आज से पहले गांव में कभी भी इस तरह की खामोशी नहीं थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई औरत अपने पैरों में पायल बांधे यहाँ आजू बाजू में घूम रही थी, और वो आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी वो रास्ता तो दूसरे गांव की तरफ भी जाता था। इसलिए मैंने उस चौराहे की तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये तो वही महिला थी जो कि थोड़ी देर पहले चबूतरे पर खड़ी नजर आ रही थी। और इस बार मैं इस महिला के पास गया और उससे बोला, अरे आंटी जी, क्या हुआ? आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरी बात सुनते उसने हल्की और मीठी आवाज़ में कहा, वो क्या है कि मुझे रामगढ़ जाना है और मुझे रामगढ़ जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो क्या आप मुझे थोड़ा आगे जाकर उस रास्ते के बारे में बता सकते हैं? उसकी बात सुनकर मैंने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद मैंने उस महिला से कहा, एक काम करिए, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ।
क्या आपको किस तरफ जाना है? मेरी बात को सुनकर वो महिला मेरे पीछे पीछे चलने लगी और मैं उसके आगे आगे। लगभग 5 मिनट तक चलने के बाद मैं सीधा उस जगह पर पहुंच गया जहां से एक कच्ची सड़क रामगढ़ के लिए निकलती थी। लेकिन मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि वो महिला जो मेरे पीछे पीछे आ रही थी अब वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। एक बार के लिए तो मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। इससे पहले कि मैं कोई दूसरा रिएक्शन देता कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। ये हाथ इतना ठंडा था कि मेरा पूरा बदन झन्ना गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर उस महिला को देखा तो मैं फिर से डर गया, क्योंकि ये महिला अब वो महिला नहीं थी जिसको मैंने चौराहे पर देखा था। अब इसका पूरा चेहरा और पूरा हुलिया ही बदल चुका था। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था, जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं वहाँ से भाग पाता कि उसने ना जाने मेरी गर्दन के ऊपर किस तरह से मारा कि मैं वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक गुफा की तरफ दिखने वाली अंधेरी सी जगह में था, जहाँ पर एक हल्की सी रोशनी भी थी और वो हल्की हल्की रोशनी वहाँ पर जली हुई लालटेन की रोशनी थी। ये सारा नज़ारा देखकर तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस जगह पर हूँ। फिर उसके बाद मैं आवाज़ देने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं हैरान तो तब हो गया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं चीखने और चिल्लाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी आवाज़ मेरे गले से बाहर नहीं निकल रही थी। दोस्तों, बार बार मैं चिल्लाने की कोशिश तो करता, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक जाती। और उसके बाद मुझे अपने दादाजी की कही गई वो बातें याद आने लगी जो मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि हमारे गांव के अंदर एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर ही बच्चों को ले जाया जाता है और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज पहली बार मुझे भूत प्रेत पर विश्वास हो रहा था और इतने में ही मेरी नज़र बगल में पड़ी हुई हड्डियों पर गई तो मैंने देखा कि ये सभी हड्डियां इंसानी हड्डियां थी, जिनके कंकाल साफ साफ नजर आ रहे थे और साथ ही वहां पर सर के बाल भी मौजूद थे। अब तो ये बात साफ हो गई थी कि मैं भी अब पूरी तरह से फंस गया था। तभी मुझे फिर से वो पायल की ध्वनि सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार उस आवाज़ के साथ साथ मुझे किसी और की भी आवाज़ आ रही थी। मैंने अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमाया तो मैंने पाया कि वो वही महिला थी जिसका चेहरा बहुत ही खूंखार था, लेकिन उसके साथ अब मुझे एक आदमी भी नज़र आ रहा था। अंधेरा होने की वजह से मुझे उस आदमी का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब वो मेरे पास आ रहा था तो वैसे वैसे मेरी आंखें बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव के साहिल भैया थे। उनको देखते मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और अब मुझे सारा मामला समझ में आने लगा, क्योंकि साहिल को हमारे गांव में आए 1 महीना ही हुआ था और उस 1 महीने में गांव की व्यवस्था लगातार खराब हो रही थी। मुझे इस बात को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि साहिल उन्हीं लोगों में से है जो जादू टोना करवाता है और भूत जैसी चीज़ों को तांत्रिक की तरह बनकर कंट्रोल करता है। साहिल मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरी तरफ देख रहा था और इधर मैं मन ही मन अपने भगवान को याद करने में लगा था। फिर इसी बीच साहिल ने अपनी जेब में से कुछ निकाला और उसे मेरे ऊपर फेंक दिया। जैसे वो मेरे चेहरे के ऊपर गिरा तो मुझे बहुत ही तेज जलन होने लगी। वो जलन बहुत ही ज़्यादा तेज थी। फिर उसके बाद मेरी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छा गया और मेरा सर भी काफ़ी भारी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे मुंह पर गांजा फेंक दिया हो। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि इस बार मेरे दोनों हाथों को बांधा गया था और मेरे सामने वही साहिल था जिसको देखकर अब मुझे नफरत की भावना आती थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान मुसीबत में हो और उसके सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भगवान उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता खोल ही देता है जो मुसीबत से उसे बाहर निकाल सके। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई इस गुफा के अंदर की तरफ आ रहा हो और ये आवाज़ केवल एक ही आदमी की नहीं थी बल्कि कई लोगों के एक साथ चलने की आवाज़ थी। इस आवाज़ को महसूस करते ही मैं और भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से वही हुआ। मेरे मुंह से आवाज़ बाहर ही नहीं निकल रही थी। अब वो मेरे बहुत ही पास आ गया था और अब वो आवाज़ भी तेज़ तेज़ होने लगी थी जो कुछ देर पहले मुझे सुनाई दे रही थी। इतने में उसने उन 2 किलो को मेरे पेट के अंदर धंसाना शुरू कर दिया। जिंदगी में पहली बार मुझे इस कदर दर्द महसूस हो रहा था कि मैं अधमरी हालत में पहुंच गया था।
इससे पहले कि वो अपना पूरा काम कर पाता कि अचानक से वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। वो हवा इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि उसके द्वारा जलाया गया हवन भी अब एकदम से बुझ गया। जैसे उसके काम में बाधा उत्पन्न हुई तो वो एकदम से पीछे घूमा और वहां से भागने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। तभी मैंने देखा कि काले रंग के कपड़े पहने हुए मेरा पुराना दोस्त अजीत, जिसकी 15 दिन पहले ही मौत हो गई थी, अब वो मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत से मेरा पाला पड़ गया। मगर मैं जिसको खुद के लिए यमराज समझ रहा था, वास्तव में वो मेरा यमराज बनकर नहीं बल्कि सुरक्षा कवच बनकर आया था। मैंने देखा कि देखते ही देखते वहाँ की सारी चीजें हवा में गायब होने लगी और मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छाने लगा। जो कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ था, अब वो सब कुछ मेरे साथ रिपीट हो रहा था। मेरी आंखों में भी जलन महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वो जलन कम हुई तो मैंने देखा कि उस पूरी गुफा के अंदर सफ़ेद सफ़ेद रंग का धुआं फैल गया था और उस सफ़ेद रंग के धुएं की वजह से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सफ़ेद रंग का धुआं तो कम हो गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया हो, और जिसने भी मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया था अब वो वहाँ से चला गया था। एक बार के लिए तो मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि अपने आप ही मेरे आंख से आंसू आने लगे। खैर, जैसे जैसे वो सफ़ेद रंग का धुआं कम होता जा रहा था तो वैसे वैसे मुझे उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता भी नज़र आ रहा था। फिर मौका देखते मैंने जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर दिया और मैं वहाँ से भागता हुआ बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि उस गुफा का रास्ता बिल्कुल उस चौराहे से थोड़ी सी ही दूर था। मुझे मालूम नहीं कि उस महिला और उस साहिल के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं जल्दी से भागा और फिर किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंच गया। जैसे मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सारे घर वाले मेरे ही टेंशन में इधर उधर भटक रहे थे। फिर घर पहुंचकर मैं अपने घर वालों को सारी बात बताने लगा। दोस्तों, मेरी बात सुनने के बाद सब लोग समझ गए कि हमारे गांव में आखिर चल क्या रहा था। फिर दूसरे दिन उस साहिल नाम के लड़के को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन फिर वो कहीं नहीं मिला। साथ ही गांव वालों ने उस गुफा को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सुबह होने के बाद गांव वालों को उस गुफा का भी कोई नामो निशान नहीं मिला कि वो आखिर गई तो गई कहाँ। खैर, 3-4 दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद गांव के अंदर अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो गई थी। और इस बार गांव के लोगों ने गांव के अंदर एक तांत्रिक को बुलाया और उससे इन हरकतों के बारे में पूछा। तब जाकर पता चला कि साहिल नाम का वो लड़का एक तांत्रिक था जो चोरी छुपे अपने काम को अंजाम देता था और गांव के छोटे बच्चों को उठाकर उनकी बलि दिया करता था। लेकिन किसी अनजानी शक्ति के हाथों उसकी मौत हो गई और अपनी मौत के बाद वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन गया है। अगर तुम लोग इस गांव में रुके रहे तो एक एक करके सारे गांव के बच्चों को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, अनजानी शक्ति का नाम सुनने के बाद मुझे याद आया कि ये तो मेरा ही दोस्त था जिसने भूत होने के बाद भी मेरी मदद की थी और मेरी जान बचाई। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने भी उस गांव को अलविदा कहा और हम उस गांव को छोड़कर आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।